हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस में। दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं और 12th क्लास के फेज के अंदर जो यूनिट कवर कर रहे हैं उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब होता है किरण प्रकाशिकी, और किरण प्रकाशिकी के अंदर जो हमारा टॉपिक चला था उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हमने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करा है। जिस बच्चे ने जाकर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसको एक बार देखेंगे, उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे। लेकिन उस नियम को पढ़ने के बाद, प्रकाश के अपवर्तन को जानने के बाद हमें जो एक विशेष जानकारी हमें मिली थी उसका नाम था अपवर्तनांक, और हमने यहाँ के बाद कहा था कि यहाँ से आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं अपवर्तनांक के बारे में बात करेंगे। अपवर्तनांक जो टॉपिक होता है वो अपवर्तन की घटना का बैकबोन होता है। जिस बच्चे को अपवर्तनांक क्लियर नहीं है तो समझ जाना अपवर्तन की जो घटना है उसके अंदर स्नेल का नियम का लगना, उन चीज़ों को समझना, रूल क्या है, सब चीज़ों के बारे में तभी पता लग पाता है जब हम अपवर्तनांक को क्लियर करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक को समझने के लिए तुम्हें पहले एक बात जाननी पड़ेगी। जो हमारा अपवर्तन की घटना थी वो इस प्रकार चलती है। अपवर्तन की घटना होने के लिए मेरे भाई आपको दो माध्यम का होना जरूरी है। जैसे माध्यम नंबर 1, जब तक तुम्हारे पास माध्यम 2 नहीं होंगे तब तक प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिससे आज का जो लेक्चर है उसको समझने में तुम्हारी हेल्प हो और तुम चीज़ों को अधिक आसानी तरीके से समझ पाओ। क्या मामला है भाई? प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए हमारे पास दो माध्यम का होना जरूरी है। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, ये होता है इसका अभिलंब, और यहाँ से आती है प्रकाशीय किरण जिसका नाम होता है आपतित प्रकाशीय किरण। ऐसी बातें हमने पहले वीडियो में कर ली है, जिसने नहीं देखी उसको जाके एक बार जरूर देखेगा। मैं फिर दोबारा से इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा क्योंकि आज का लेक्चर तभी समझ में आ सकता है जब हमने थोड़ा बहुत अपवर्तन को देखा हो या पढ़ा हो। इसके अंदर क्या होता है, जानी चाहिए थी सीधी प्रकाशीय किरण, लेकिन दूसरे माध्यम में जाने के बाद ये अपने पहले वाले रास्ते डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए तुमने बात नोट करी होगी कि प्रकाश एक माध्यम से चलता है दूसरे माध्यम में जाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम कैसा है? मतलब पहले के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन है, पहले के सापेक्ष दूसरा माध्यम विरल है, या दूसरे के सापेक्ष पहला माध्यम सघन है, दूसरे के सापेक्ष दूसरा माध्यम विरल है। इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रकाश का अपवर्तन होगा या किस प्रकार होगा, कितने कोण पर प्रकाश की किरण मुड़ेगी, क्या मुड़ते समय विलंब की तरफ को मुड़ेगी या मुड़ते समय विलंब से दूर हटेगी। ये तमाम तरह की बातें हमने इससे पहले वीडियो में कर ली थी। एक बार फिर उसको देखना जाकर एक बार फिर समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए हमारे पास दो माध्यम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तभी प्रकाश का अपवर्तन हो पाता है। आज का मुद्दा क्या है? आज का टॉपिक यही है। जो अपवर्तनांक होता है वो इस बारे में जानकारी देता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम कितना सघन है या पहले के सापेक्ष दूसरा माध्यम कितना विरल है। इस बारे में जो तमाम तरह की जानकारी हमें मिल पाती है वो मिल पाती है अपवर्तनांक से। हम लिखते कैसे हैं इसको? हम इसको इस प्रकार लिखते हैं 1 and 2। n माने होता है अपवर्तनांक, n माने होता है अपवर्तनांक, n माने अपवर्तनांक। फिर 1 और 2 क्या है? 1 का मतलब होता है वो माध्यम जिससे प्रकाशीय किरण चली, और 2 मतलब होता है वो माध्यम जिसमें प्रकाशीय किरण प्रवेश करी। यानी प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए यही तो जरूरी है कि किस माध्यम से प्रकाशीय किरण आ रही है और किस माध्यम में जा रही है। जहां से प्रकाशीय किरण आती है उसका नाम है माध्यम नंबर 1, और जहां प्रकाशीय किरण जा रही है उसका नाम माध्यम नंबर 2 है। यहां पर 1 लिखने का मतलब है कि इस माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम है वो कितना सघन है और कितना विरल। वो जानकारी किससे मिलती है भाई? वो मिलती है अपवर्तनांक से। यानी हम इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये पढ़ेंगे हम इसको। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे का अपवर्तनांक। एग्जाम्पल दूसरा देते हैं। मान लो कहीं पे लिखा 2 and 3। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी तुमने देखा होगा कि जो फॉर्मूला है, जो लिखने का तरीका है इसको अपवर्तनांक को, वो लिखने का तरीका ये है कि जो लास्ट वाला है इसका तो है अपवर्तनांक और जो आगे लिखा गया इसके है सापेक्ष। इसको हम 2 and 3 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसा तुम्हें लिखा मिलेगा कहीं किताबों में, दूसरी अदर किताबों में। किस तरीके से भाई? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n3 मतलब तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, जो पीछे लिखा हुआ है उसके सापेक्ष, और जो आगे लिखा हुआ है इसका अपवर्तनांक। पढ़ने का क्या तरीका है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर मैं कहीं पर लिख दूं n21 तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, उल्टा पढ़ो, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक को लिखने का एक मेथड होता है। हम जब अपवर्तन की घटना को पढ़ेंगे
पढ़ चुके, जो कि हम स्नेल के नियम को अप्लाई करेंगे किसी भी जगह का किसी भी सरफेस पर, उस समय हमें ये चीज़ें हेल्प करेगी, ये चीज़ें हमारी समझ में आ जानी चाहिए। एग्जाम्पल देख के तौर पर मान लो कहीं पर लिखा है ऐसा, वायु एन कांच, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। और क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि प्रकाश वायु से चला होगा और कांच में गया होगा। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचा तभी तो हम कांच के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। जभी तो हम देखना चाह रहे हैं कि वायु के सापेक्ष कांच कितना सघन है और वायु के सापेक्ष कांच कितना विरल है। मैं समझता हूं अपवर्तनांक को लिखने का तरीका, अपवर्तनांक के बारे में जो विशेष जानकारी है, कैसे हम अपवर्तनांक के लिखे हुए को पढ़ते हैं, कैसे उसको लिख पाते हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। चलिए, अभी तक जो हमने जाना वही जाना कि अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा है जल एन कांच, इसका मतलब क्या है ये हम जान चुके। जल एन कांच का मतलब होता है भाई जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये होता है के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ये होता है इसका मतलब। ओके, इस बात को हम अपने कल वाली बात से रिलेट करते हैं। क्या मसला है? कल हमने तुम्हें पढ़ाया था स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है भाई? स्नेल का नियम कहता है इस प्रकार से कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर होता है नियतांक। इसको जब थोड़ा सोल्व करा गया तो इसके बारे में कहा कि जो नियतांक होता है भाई वो नियतांक होता है इस प्रकार 1 and 2। ये 1 and 2 क्या है? ये वही है जो मैंने तुम्हें समझाया अभी। 1 का मतलब इसके सापेक्ष, 2 का मतलब इसका अपवर्तनांक, मतलब प्रकाश की किरण 1 से 2 में गई होगी, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई होगी। तो कैसे लिखते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि मैं ऐसा कर दूं कि प्रकाश की किरण दूसरे से पहले में जाती है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, तो उस समय क्या होगा? उस समय यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, मतलब दूसरे चली और पहले में पहुंची। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे किस माध्यम से प्रकाश की किरण चली और किस माध्यम में पहुंची। जिस माध्यम में पहुंची उसका तो अपवर्तनांक लेंगे और जिस माध्यम से चली उसके सापेक्ष लेंगे। जैसे इस वाले पर्टिकुलर केस में दूसरे से प्रकाश की किरण चली और कहाँ पहुंची? पहले में पहुंची। जब दूसरे चली पहले में पहुंची तो दूसरे के सापेक्ष पहले का देखेंगे, यानी पहले का तो लेंगे अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष लेंगे? दूसरे के सापेक्ष। यानी स्नेल का नियम लगाते समय हम इस बात को मेंशन करेंगे कि भाई किससे प्रकाश की किरण चली और कहाँ पहुंची। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल भाई? हम ये सिद्ध करते हैं, स्नेल का नियम लगा के सिद्ध करो, जिससे और चीज़ें क्लियर हो। सिद्ध करो 1 and 2 बराबर होता है 1/2n1। हम इसको सिद्ध करते हैं पहले स्नेल के नियम की सहायता से। इससे क्या होगा? इससे हम इन चीज़ों को भी समझ पाएंगे। मैं क्या बता रहा, सापेक्ष का मतलब क्या है, किस में गई, और इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होने की स्नेल का नियम क्या है। इस बात को देखते हैं एक बार। क्या है मसला? हमारे पास ये एक माध्यम का जोड़ा है, इसका नाम माध्यम 1 है और इसका नाम माध्यम 2, इसका नाम माध्यम 1 और इसका नाम माध्यम 2। ओके, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ये कितने कोण पर आई? आई कोण पर आई। जाना चाहिए था इसको सीधा, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया तो बदल गया, बदलने से प्रकाश की किरण मुड़ेगी तो किसी कोण पर मुड़ी, उसका नाम है आर। आर माने जितने कोण, आई माने जितने कोण पर आई, आर माने जितने कोण पर गई। मतलब अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण मतलब कितने कोण पर आई, अपवर्तन कोण मतलब अपवर्तन के बाद कितने कोण पर गई। ये कोण नपता किससे है? अभिलंब से। ये नपता है अभिलंब से। क्या मामला है? अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए स्नेल का नियम अप्लाई करता हूं तो क्या तरीका है? इस डायग्राम के लिए स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से इस डायग्राम को नाम देते हैं हम चित्र ए। इस चित्र ए में हमने क्या करा? अपना स्नेल का नियम लगा दिया। क्या कहता है स्नेल का नियम? स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 and 2। मैं इसको पढ़ने का दूसरा मेथड बताता हूँ। तुम इसे ऐसे पढ़ो, साइन आई माने कितने कोण पर आई बटे साइन कितने कोण पर गई बराबर कहाँ से चली और कहाँ पहुँची। कितने कोण पर आई, कितने कोण पर गई, कहाँ से चली और कहाँ पहुँची। देखो इस वाले डायग्राम में देखो कितने कोण पर आई भाई? आई कोण पर आई। कितने कोण पर गई भाई? आर कोण पर गई। कहाँ से चली थी? पहले से। कहाँ पहुंची? दूसरे में। कहाँ चली? पहले से और कहाँ पहुंची? दूसरे में। समीकरण नंबर 1। ये तो इस वाले डायग्राम की बात करी। यदि मैं इसके बराबर में दूसरा डायग्राम बनाऊं, उल्टा कर दूं, वही डायग्राम जो इधर था उसी को उल्टा कर दिया ऐसे करके। अब की बार किरण को नीचे से डाला, ये कोण आर है,
ये कोण कितना होगा आई, उत्क्रमणिता के नियम से। ये कोण कितना होगा आई, जितने कोण पर ये इस बार इसकी इधर से डाल दी और इधर भेज दी। माध्यम ऊपर कितना हो गया 1, नीचे कितना चल रहा 2। इस वाले के लिए बात करें अगर हम चित्र बी की बात करें, स्नेल का नियम लगावे, स्नेल का नियम लगाओ चित्र बी में। चित्र बी में स्नेल का नियम, चित्र बी में स्नेल का नियम। जब चित्र बी में स्नेल का नियम लगाएंगे तो वही तरीका, कितने कोण पर आई अब की बार आर कोण पर आ रही है। देखो नीचे से डाली ना प्रकाश किरण, आई कोण पर आई, आर कोण पर आई और गई कितने कोण पर, आई कोण पर। बराबर चली कहाँ से, दूसरे से, कहाँ पहुंची पहले में, तो लगेगा दूसरे से पहले में गई। समीकरण नंबर 2, दूसरे से कहाँ गई पहले में। ये होता है स्नेल का नियम लगाने का तरीका कि कितने कोण पर प्रकाशीकरण आती है और कितने कोण पर जाती है, कहाँ से चली और कहाँ पहुंची। देखो यहाँ पर कितने कोण पर आई, उसमें आर कोण पर आई, उधर कितने कोण पर गई, आई पर गई, कहाँ चली थी दूसरे में, कहाँ पहुंची पहले में। ये लिखने का एक मेथड होता है। ओके, अगर हम सोल्व करते हैं समीकरण 1 की समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। समीकरण 1 जो है हमारी ये, इसकी गुणा समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। तो बाएं पक्षी गुणा बाएं पक्ष में और दाएं पक्षी गुणा दाएं पक्ष में होगी। इसका दायां पक्ष है, इनकी गुणा आपस में और बाएं पक्षी गुणा आपस में। तो क्या बन जाएगा 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 बराबर, इधर क्या है भाई, इधर है हमारा साइन आई बटे साइन आर, इधर है साइन आर बटे साइन आई, साइन आई बटे साइन आर बराबर गुणा साइन आर बटे साइन आई, साइन आई से साइन कट गया, आर से आर कट गया, तो क्या बचा 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1। ये मल्टीप्लाई में उधर भाग में चले जाएगा तो यह आ जाएगा 1n2 बराबर 1 बटे 2n1। मतलब हमने ये बात सीखी कि यदि इसके सापेक्ष इसका अपर्तनांक दिया हो तो अगर हम उल्टा कर दें, इसके सापेक्ष इसका निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को उल्टा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है, मान लो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दिया 3/2 और मेरे से पूछ लिया कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक क्या होगा, तो तुम देखो इन दोनों का क्रम बदल गया। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपर्तनांक बराबर होता है उल्टा दूसरे के सापेक्ष पहले का। यहाँ देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक अगर 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक इसका अपोजिट होगा यानी 2/3 होगा। यानी हमने इस फॉर्मूले से सीख लिया कि यदि इन दोनों चीज़ों का क्रम बदल जावे, यदि हमें किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपर्तनांक पता हो तो दूसरे के सापेक्ष हम तभी पहले का भी निकाल सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को एकदम उल्टा करना पड़ेगा। इस वाले डेरिवेशन में हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये सीखा स्नेल का नियम अप्लाई कैसे करते हैं, एक बात। दूसरी बात हमने जानने का प्रयास करा कि जो हमारा रिजल्ट आया है उसको कैसे हम न्यूमेरिकलों में अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकलों में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर मुझे पता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक कितना है और मेरे से जब भी पूछ लिया कांच के सापेक्ष वायु कितना है तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। ऐसा हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। मुझे लगता है चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक डेरिवेशन और करते हैं जिससे और चीजें समझने में आसानी हो, अपर्तनांक को और जान पावे। कि सिद्ध करो 2n3 बराबर 1n3 डिवाइड बाई 1n2। ये क्या है, हम 3 माध्यमों को एक साथ लेकर चलेंगे और स्नेल का नियम लगाएंगे और बाद में वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमारा ये सूत्र बन जाएगा जिसको हम डायरेक्ट न्यूमेरिकलों में अप्लाई करेंगे। क्या है भाई, हमने 3 माध्यम ले लिए। यहाँ माध्यम 1 है, यहाँ कोई माध्यम 2 है और यहाँ पर कोई माध्यम 3 है। फिर वापस जब प्रकाशीकरण बाहर आएगी तो फिर पुनः माध्यम 1 है। चीज़ों को समझने के लिए मैं माध्यम को नाम देता हूँ। ये पहला माध्यम हमने मान लिया वायु, दूसरा माध्यम हमने मान लिया जल और तीसरा माध्यम मान लिया कांच और चौथा फिर अगेन वायु। यानी चौथा माध्यम ही पहला माध्यम है। इस पर हम प्रकाश के अपवर्तन को देखेंगे। अब की बार थोड़ा ध्यान से समझना और देखना प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। किसी भी जगह पर प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए उस पृष्ठ का अभिलंब खींचना जरूरी है। ये इस पृष्ठ का अभिलंब है। हमने यहाँ पर एक किरण डाल दी, इसका नाम हुआ आपतित किरण। इसने यहाँ पर कुछ कोण बनाया, मान लो उस कोण का नाम है आई। ये किरण जानी चाहिए थी सीधी, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। चेंज होने के बाद हमें बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि प्रकाश विरल से सघन में जा रहा या सघन से विरल में जा रहा, क्योंकि वायु क्या है, विरल है और जल क्या है, सघन। वायु के कंपैरिजन में वायु पतला माध्यम है और जल गाढ़ा माध्यम है, इसलिए विरल और सघन का लफड़ा है। जब प्रकाशीकरण विरल से सघन में जाती है तो विलंब की तरफ को मुड़ती है, तो ये प्रकाशीकरण यहाँ मुड़ी और यहाँ टकराई, ये कोण बन गया आर। जैसे इस पृष्ठ पर टकराई तो यहाँ अपवर्तन की घटना को समझने के लिए हमें यहाँ पर क्या खींचना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसका विलंब खींचना पड़ेगा।
यहाँ पर चलो अभिलंब खींचते हैं। हमने यहाँ का अभिलंब खींच लिया। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसको दे दिया नाम R। ये प्रकाशीकरण जानी चाहिए थी सिद्धि, क्योंकि माध्यम बदल गया। अब की बार जल से कांच में गई तो जल के सापेक्ष अब कांच सघन है, जल पतला माध्यम हो गया, कांच के सापेक्ष कांच गाढ़ा हो गया, तो ये सघन हो गया। अब की बार क्या होगा, अब फिर ये प्रकाशीकरण अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी, ये अभिलंब की तरफ को झुक गई, ये यहाँ का टकराई, ये कोण मान लिया हमने R डैश। इस वाले पृष्ठ पर टकराने के बाद फिर यहाँ पर अपवर्तन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ का अभिलंब खींचना पड़ेगा। हमने यहाँ अभिलंब खींच दिया। ये कोण अगर R डैश है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, R डैश होगा। ये प्रकाशीकरण जानी चाहिए थी सिद्धि, ये सिद्धि नहीं जागी। अब की बार कांच से वायु मारी, ध्यान दो, कांच क्या है सघन माध्यम, वायु क्या है विरल, गाढ़े से पतले मारी, तो अब की बार अभिलंब की तरफ को झुककर अभिलंब से दूर हटेगी, इधर चली गई। ये जो कोण है I, ये I डैश कोण I के बराबर होगा। ये कोण I डैश निर्गमन कोण है, ये आपतन कोण है, दोनों बराबर होंगे। ये तभी हो सकता है जब पहला माध्यम भी वायु हो और लास्ट का माध्यम भी वायु हो। पहला जो माध्यम है अगर वही माध्यम लास्ट का होगा तो आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के मान के बराबर होगा, यानी जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर बाहर जाएगी। ये हमारे पास 3 पृष्ठ हो गए, नाम देते हैं पृष्ठों को। ये पहला पृष्ठ है AB, ये दूसरा पृष्ठ है CD, ये तीसरा पृष्ठ है D। इन 3 पृष्ठों पर हम बारी बारी से स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे। स्नेल का नियम अप्लाई करते समय हमारी सोच वही रहेगी जो मैंने तुम्हें बताई थी। क्या तरीका है स्नेल का नियम अप्लाई करने का, चलो करते हैं। AB पृष्ठ के लिए, AB पृष्ठ पर स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है स्नेल का नियम भाई? स्नेल का नियम कहता है कि साइन कितने कोण पर आई कोण पर आई, पहले वाले पृष्ठ के लिए आई कोण पर आई, बटे कितने कोण पर गई, पहले पृष्ठ के लिए R कोण पर गई, बराबर कहाँ से चली थी, पहले से, कहाँ पहुँची, दूसरे में, समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया AB पृष्ठ पर स्नेल का नियम अप्लाई कर दिया। अब करते हैं CD पृष्ठ पर। CD पृष्ठ के लिए स्नेल का नियम, अगर हम CD के पृष्ठ पर स्नेल का नियम लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे भाई? CD पृष्ठ पर स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है स्नेल का नियम? कि कितने कोण पर आई। अब जरा ध्यान देंगे, इस वाले पृष्ठ पर कितने कोण पर आई किरण, R कोण पर आई, डिवाइड बाई इस वाले पृष्ठ पर कितने कोण पर गई, R डैश पर गई, बराबर कहाँ से चली थी, दूसरे से, कहाँ पहुँची, तीसरे में, दूसरे माध्यम से चली, तीसरे में पहुँची। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2N3 कितना हो गया भाई हमारा, समीकरण नंबर 2। अब लगाते हैं DE पृष्ठ के लिए। DE पृष्ठ पर स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, जब D पृष्ठ पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या होगा भाई, फिर वही तरीका, साइन कितने कोण पर आई, इस वाले पृष्ठ पर कितने कोण पर आई भाई, R डैश कोण पर आई, गई कितने कोण पर, I कोण पर गई, बराबर कहाँ चली थी, तीसरे से, कहाँ पहुँची, पहले में, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार हमने तीनों पृष्ठों के लिए स्नेल का नियम लगा दिया। स्नेल का नियम लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है जो मैं बता रहा हूँ कि कितने कोण पर आती है प्रकाशीकरण और कितने कोण पर जाती है, इधर कहाँ से चली थी और कहाँ पहुँची, कहीं भी तुम देख लो वहाँ पे ये थोड़ी फिट हो रही होगी, अप्लाई हो रही होगी, एक बार चेक कर लेंगे। ये था, आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1, 2, 3 की गुणा कर देंगे। समीकरण 1 गुणा 2 गुणा 3 इनकी आपस में गुणा करेंगे। गुणा करते समय क्या होगा, इनके दाएँ पक्ष, इसका दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1n2 मल्टीप्लाई 2n3 मल्टीप्लाई 3n1 बराबर। अब बाएं पक्ष में चलो, इसका बायां पक्ष क्या है भाई, इसका बायां पक्ष है साइन आई बटे साइन आर, गुणा इसका क्या है भाई, इसका है साइन आर बटे में साइन आर डैश, गुणा इसका क्या है साइन आर डैश बटे में साइन आई से साइन आई कैंसिल, आर से आर डैश से आर डैश, तो 1 बचा। तो क्या आ गया इधर आ गया 1n2 मल्टीप्लाई 2n3 मल्टीप्लाई 3n1 बराबर 1। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, ये दोनों किस चीज़ में है, गुणा में, उधर भाग में जाएंगे। तो 2n3 बराबर 1 के भाग में एक तो ये आएगा, एक ये 1n2 मल्टीप्लाई 3n1, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन हमें लास्ट इस तक पहुंचना है। तो तुम देखो जरा ध्यान से एक बार, इसमें इससे मैच करो, ये आ चुका, ये आ चुका, नीचे वाली संख्या भी आ चुकी,
लेकिन जो ऊपर लिखा है ये नहीं आ रहा। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ है कि यहाँ 3n1 है और यहाँ पर 1n3 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी अगर ऐसा हो जावे कि वहीं कहीं पर लिखा हो 1n2 और तुम्हें इनको एक्सचेंज करना हो, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपर्तनांक ना देकर दूसरे के सापेक्ष पहले का देखना हो, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इसका जस्ट क्या कर दो? अपोजिट करते ही तुम्हें मान मिल जाएगा। वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे भाई? अगर मुझे यहाँ 3n1 है, ये 1/3n1 है, इसको मैं उल्टा कर दूं तो 1n3 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? 2n3 बराबर, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 1n3 अपॉन 1n2। ये हमारा फॉर्मूला है, ये है जिसको हमें सिद्ध करना था। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने क्या जाना कि कैसे अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के लिए पहले क्या शर्त है? पहले ये शर्त है कि पृष्ठ का अभिलंब होना बहुत जरूरी है। जब तक पृष्ठ का अभिलंब नहीं होगा वहाँ पर अपवर्तन की घटना को हम दिखा नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात है, फिर हमने ये बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किधर को मुड़ेगी, ये मसला इस बात पर निर्भर करता है कि वो विरल से सघन में जा रही या सघन से विरल में आ रही। जब देखो वायु के सापेक्ष जल सघन है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ी, जल के सापेक्ष कांच सघन है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ी, लेकिन जैसे कांच से वायु में गई तो कांच के सापेक्ष वायु विरल है तो अभिलंब से दूर हटी। ये बात तुमने नोट करी होगी, ये भी हमने सीखने का प्रयास करा। फिर स्नेल के नियम को कैसे अप्लाई करते हैं? स्नेल का नियम 3 बार अप्लाई करा, एक बार ए बी पृष्ठ के लिए, एक बार सी डी पृष्ठ के लिए, एक बार डी पृष्ठ के लिए। 3 बार स्नेल का नियम लगाने के बाद थोड़ी सी गुणा भाग करी और हमें एक फॉर्मूला मिला 2n3। ये 2n3 फॉर्मूला जो होता है ये तब लगता है जब 3 माध्यमिक कंपेरिजन एक साथ कर रहे हो। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार लिखने का तरीका सीखते हैं। हम इसको ईजी वे में कैसे लिख सकते हैं? मान लो हमें पूरी थोड़ी नहीं करनी और हमें इस फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल करने हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? मान लो कहीं पर आ गया 3n1 या 3n2 और मुझे फॉर्मूला बनाना है, मुझे वो याद नहीं, इससे बनाना है। तो क्या करेंगे? इस अगले वाले को ढक लेंगे। देखो 2 बचा ना, तो 2 को ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, तो इनके सामने 1 लगा दो, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया। मान लो कल को सवाल आ गया ऐसे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो क्या तरीका है भाई? कांच को तो ऊपर लिख दो, कांच, जल को नीचे लिख दो, और जब कुछ नहीं पता तो वायु के सापेक्ष होगा, वायु एन कांच, वायु एन जल। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले को अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हैं और क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थ्योरी है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल है जो कल की वीडियो से और आज की वीडियो से रिलेट करते हैं। एक बार इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक हमने तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए जो कि इस अपवर्तन के चैप्टर की जान है या बैकबोन है। इन फॉर्मूले के बिना हम चीज़ों को कम समझ पाएंगे और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े अच्छे वाले तो उस समय इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार मैं बेसिक तरीके से प्रत्येक फॉर्मूले का न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ जिससे चीज़ें क्लियर हो। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो पहले फॉर्मूले बेस होगा। क्या न्यूमेरिकल है? यदि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। मैं फिर कह रहा, ये बेसिक है हमारा, इसको समझना। देखो हमें करना क्या है, पहले n लिखना है, आगे वो आएगी जिसके सापेक्ष है, पीछे वो आएगा जिसका अपवर्तनांक है। पढ़ो एक बार, जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष है वो आगे आएगा। एक बात, कांच का अपवर्तनांक, कांच का है तो कांच पीछे लिखा जाएगा। पढ़ने का तरीका क्या होगा? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ओके, कितना दिया? 9/8। एक बात। दूसरी बात क्या पूछ रहा? कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछ रहा उसको आगे लिखो। यही तो हमने सीखा अभी तक बेसिक में, उसको आगे लिखो। जिसका ज्ञात करना उसे पीछे लिखो, बराबर। ये हमें फाइंड आउट करना। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है कि इन दोनों को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ है, अभी पढ़ा हमने। 1n2 बराबर 1 होता है 2n1। यानी ये वैल्यू अगर एक्सचेंज होती है तो नीचे वाली वैल्यू भी एक्सचेंज होती है। हमें किसका मान निकालना भाई? हमें मान निकालना है इसका, कांच के सापेक्ष जल का। तो बनाओ फॉर्मूला, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1 इन दोनों को एक्सचेंज करो तो क्या हो जाएगा भाई? जल के सापेक्ष कांच का। और तुम देख रहे हो न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी दी? 9/8। उल्टा कर दो, 8/9। ये तो एक लॉन्ग वे हो गया।
पूरा डिटेल में खोल के हमने सवाल को करा। ये 10th क्लास का मसला है, बेसिक जानकारी है। जब कभी कोई न्यूमेरिकल की बात चलेगी बढ़ेगी तो उस समय हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली नॉलेज को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। मान लो मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता तो मैं कैसे करता भाई, मैं ऐसा करता इस वाले रूल को अप्लाई करके मन में। कैसे भाई, जल के सापेक्ष कांच का है और कांच के सापेक्ष जल का पूछ रहा, तुम देखो एक्सचेंज नहीं होगा क्या? एक्सचेंज होती हुई वैल्यू भी एक्सचेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, 8/9 आ जाता आंसर डायरेक्ट। लेकिन वो हम कब करेंगे, जब हम बड़े न्यूमेरिकल को हल करेंगे या कहीं पर ऐसी बात होगी डेरिवेशन वगैरह में हम चीज़ों को इस प्रकार हल करेंगे। लेकिन ये एक पूरा वे था कि हम फॉर्मूले मान किस तरह भर के किस तरह से आंसर ला सकते हैं। ये पहले सूत्र की बात हुई। बात करते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले की जो हमने अभी देखा था। क्या कहता है न्यूमेरिकल कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रम से 1.2 तथा 1.3 है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक इतने हैं तो ज्ञात करो पहला और दूसरा। दो क्वेश्चन पूछता है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का, और दूसरा पूछता है जल के सापेक्ष कांच का। ये चीज़ें लिखनी सीख लो, ये बैकबोन है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये लिखना सीख लेंगे, ये बहुत जरूरी है। चलो करते हैं भाई, क्या तरीका है, क्या दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष दिया है, एक बार वायु के सापेक्ष जल का दिया, एक बार वायु के सापेक्ष कांच का दिया। सापेक्ष तो वायु के दिया ना, तो वायु को पहले लिखो। वायु के सापेक्ष एक तो जल का दिया, एक दिया वायु के सापेक्ष कांच का। क्या दिया भाई, अपवर्तनांक बोले तो n, ये दिया। इसकी वैल्यू कितनी दी, 1.2, इसकी दी 1.5, इसकी दी 1.5, ये दो वैल्यू दी हमें। क्या पूछ रहा भाई हमारे से पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि कांच के सापेक्ष जल का ज्ञात करो। कांच के सापेक्ष जल का, तो फॉर्मूले बनाने का तरीका बताया था कि जो लास्ट में लिखा वो ऊपर, जो लास्ट में यहाँ लिखा वो ऊपर, तो क्या आ जाएगा n जल। जो आगे लिखा वो नीचे, ये आ जाएगा n कांच। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर दी। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का दे रखा 1.2, ये देखो यहाँ कितना 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, 12 डिवाइड बाई 15, 3 से काट लो 4 टाइम, 3 से काट लो 5 टाइम, कितना आ गया 4/5 आंसर। ओके, दूसरा सवाल क्या पूछा, जल के सापेक्ष कांच का। जल के सापेक्ष किसका, कांच का। अब रुक जाओ एक सेकंड के लिए, अब देखो ध्यान से, इधर जो बताया था वो नॉलेज वहाँ काम आएगी। जल के सापेक्ष कांच का पूछ रहा, और पता क्या लग गया हमें, कांच के सापेक्ष जल का। तुम देखो वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगी क्या, ऐसे ही सवाल नहीं बन गया क्या? अगर इन दोनों की ये जगह पोजीशन एक्सचेंज हो जाना तो उसके बाद जो वैल्यू है वो भी उल्टी हो जाएगी। कर दो एक बार, कांच के सापेक्ष जल का दे रखा ना कितना 4/5, तो तुम्हें लिखाना जल के सापेक्ष कांच का तो 5/4 होगा आंसर। इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये तरीका होता है इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करने का। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके पीछे देखना प्रयास करेंगे, जिससे चीज़ें क्लियर हो। अब मैं तुम्हें इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ जो सबको पता होनी चाहिए और जो कि हमारी बहुत हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में, कि लिखा हुआ कुछ होता है एक बुक के अंदर, हम समझते कुछ और है। क्या मसला है भाई, बात यह है कि अगर वायु के सापेक्ष दे रखा हो ना किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा हो तो डायरेक्ट उसको हम n भी ले सकते हैं। उसमें वायु लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। जब कभी वायु के सापेक्ष कोई अपवर्तनांक देगा तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि वायु को लिखे बिना भी छोड़ सकते हैं। मान लो कहीं पर लिखा कांच का अपवर्तनांक 5 है, मान लो कहीं पर लिखा कांच का अपवर्तनांक 5 है, कांच का अपवर्तनांक 5 ऐसे लिख दिया 1.5, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है दे दिया किसी भी क्वेश्चन में, तो हम इसको खुद समझ लेंगे कि कांच का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है ना वो वायु के सापेक्ष दिया हुआ है, लिखा हुआ भले ही नहीं है लेकिन है वो वायु के सापेक्ष। इसलिए कभी भी किसी न्यूमेरिकल में केवल n बराबर 1.5 लिखा हो और पिछले हो कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिख के दे दिया हो कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो तुम्हें ये खुद समझना पड़ेगा कि यार ये तो हमें दे रखा वायु के सापेक्ष। यानी वायु के मामले में अगर वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक हो तो उसमें वायु लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी का
अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया हुआ है तो उसमें वायु लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैंने बताने का प्रयास करा, बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं कभी लिख दूँ n बराबर 1.2 और यहाँ लिख दूँ जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, तो तुम इससे क्या समझे? तुम इससे समझे कि एक्चुअली ये अपवर्तनांक जो है जल का वो वायु के सापेक्ष है। वायु के सापेक्ष देते वक्त हम वायु को मेंशन ना करें तब भी काम चलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ क्यों? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? बहुत सिंपल वजह है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है हम इस बारे में बात करेंगे आज। ये कोण कितना है I, ये कोण कितना होता है R, ये क्या होता है पहला माध्यम, ये क्या होता है दूसरा माध्यम। अच्छा, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम में चल के आती है तो उस समय उसकी कोई चाल होती है, उसका नाम है V1। V1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। लेकिन हमने देखा कि जब वो दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। V2 क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है और चाल बदलने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऐसा माना जाता है कि चाल बदलने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब प्रकाश के अपवर्तन होने की ठोस वजह क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पतले से गाढ़े में जाती है, गाढ़े से पतले में जाती है, सघन से विरल में, विरल से सघन में जाती है, तो उस समय उसकी चाल पर प्रभाव पड़ता है। चाल बदलने के कारण ही वो अपने रास्ते से हटक जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो सिंपल भाषा में कहने वाली बात है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाएगी तो उसकी चाल बदलेगी और उसी की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होगा। लिखते हैं इस बात को। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल बदल जाती है, तो उसकी चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है, बदल जाती है। चाल बदलने के कारण ही, चाल बदलने के कारण ही, बदलने के कारण ही अपवर्तन होता है। चाल बदलने के कारण ही अपवर्तन होता है। अपवर्तन तो समझते होंगे कि वो अपनी जगह से भटक जाती है, हट जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, उस रास्ते को जाती है जिस रास्ते उसको जाना चाहिए था। हमने ऐसा मान लिया कि माना पहले माध्यम में चाल V1, पहले माध्यम में चाल V1, चाल बराबर V1, दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में चाल V2 है, ऐसा मान लिया। तब 1n2 बराबर होगा V1/V2। भाई इस फॉर्मूले को लिखना सीखेंगे सब बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। जिस माध्यम से चली उसकी चाल ऊपर और जहाँ पहुँची उसकी चाल नीचे। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूँ 2n3 तो कैसे बनेगा भाई? जहाँ से चली उसकी चाल ऊपर और जहाँ पहुँची उसकी चाल नीचे। देख लो फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। एक बार मैं और बताता हूँ एग्जाम्पल से। मान लो कांच से चली और जल में पहुंची, तो भाई जो चाल होगी ना, कांच वाली चाल ऊपर आएगी और जल वाली चाल नीचे आएगी। इस बात को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जाके हेल्प करेगा। यानी जो चाल वाला फॉर्मूला अगर हमें लिखना हो तो उसका एक तरीका है कि जो माध्यम में से चली उसकी चाल ऊपर, जिस माध्यम में पहुंची उसकी चाल नीचे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बारे में कि अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, एक 1n2 बराबर होता है V1/V2। इस बात को समझो एक बार। ये ऐसा सूत्र है जिससे तुम्हें कई तमाम तरह की जानकारी मैं भी दूंगा। ये फॉर्मूला एक बार लिखना फिर सीख लेंगे। जो आगे लिखा माध्यम उससे चलती है उसकी चाल ऊपर, जो जिसमें पहुंची उसकी चाल नीचे, यानी उसमें चाल नीचे। ये तो बात समझ में आ चुकी कि जब एक माध्यम से दूसरे में जाएगी तो चाल बदलेगी। एक नोट है, क्या नोट है भाई? नोट ये है कि यदि प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में जा रही हो,
जा रही हो तो इस स्थिति में जो वायु में चाल है, वायु में चाल वो तो हो जाएगी सी, फिक्स है वो तो, जो वायु निर्वात दोनों में होती है। तुम यहाँ चेंज कर लो, वायु ले लो या निर्वात ले लो, बात एक ही है। वायु निर्वात दोनों के लिए बात फिट है। यदि प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जा रही हो, जैसे वायु से कांच में जा रही है, जैसे वायु से जल में जा रही है, उस स्थिति में एक चाल तो फिक्स होगी। पहले वाली चाल तो निश्चित होगी कि वायु वाली चाल तो हमें पहले से ज्ञात है, उसका नाम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी किसी निर्वात में या वायु में जब प्रकाश चलता है तो उसकी चाल इतनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो इस फॉर्मूले के अनुसार लिखो, कहाँ से चली भाई, वायु से चली, n कहाँ पहुँची, किसी माध्यम में पहुँची, हमें नहीं पता किस माध्यम में पहुँची, बराबर ऊपर चाल किसकी आएगी, ऊपर चाल किसकी आती है, जो आगे लिखा होता है, यानी c। कहाँ पहुँची, माध्यम में, माध्यम की चाल v मान ली मैंने, माध्यम की चाल कितनी है v। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था यदि वायु के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक लिखना हो तो वायु को छोड़ सकते हैं, इसको डायरेक्ट n भी लिखा जा सकता है, n बराबर हो जाएगा c/v। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमें वायु से किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा होगा कांच, तभी अप्लाई होगा, यानी वायु के सापेक्ष माध्यम दे रखा होगा। इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं, जैसे n बराबर 1.5 क्वेश्चन है, वाले माध्यम में n बराबर 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखो क्या कहा उसने कहा कोई माध्यम है n बराबर 1.5। मैं कह रहा एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, थोड़ी देर पहले बताया था कि डायरेक्ट अगर n बराबर 1.5 दे दिया, इसका मतलब बिल्कुल जाहिर है कि वायु के सापेक्ष है, और जिसके सापेक्ष दे रखा उसमें से प्रकाश चलता है और जिसका दे रखा उसमें पहुंचता है। जब वायु के सापेक्ष तो प्रकाश वायु से इस माध्यम में आया होगा, उस माध्यम में आया जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। तो यानी ये वाला केस बन गया कि जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में जाती है तो उसमें फॉर्मूला ये अप्लाई ना कर ये वाला अप्लाई करते डायरेक्ट। यार ये आया इससे ही है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में तरीके से याद कर लेंगे जिससे चीज़ें आसान हो। चलो इसको वहाँ अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है भाई, n बराबर होता है c/v। n का मान कितना 1.5, c की वैल्यू निश्चित है, वो दे या ना दे वो हमें याद होनी चाहिए, और v का मान हमारे से पूछ रहा, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा v बराबर 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 15 दूनी 30, तो v बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैं समझता हूँ बातें क्लियर हो रही होगी। मैं कह रहा था ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारी कई चीज़ों में हेल्प करेगा, जिसमें हमने एक नोट तुम्हें दिखा दिया कि यदि प्रकाश पर्टिकुलर वायु निर्वात से किसी माध्यम में जाता हो तो उस समय डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम जो बात कर रहे हैं यार इस वाले फॉर्मूले की कर रहे हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ों का जवाब इस फॉर्मूले के अंदर छिपा हुआ है। ये फॉर्मूला है, ये क्या कहता है फॉर्मूला, ये कहता है, इसको लिखने का तरीका होगा n2/n1, n2/n1 बराबर v1/v2। कुछ लोग सोच रहे हैं फॉर्मूला ला कहाँ से रहे भाई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि 2n3 को कैसे लिखते हैं। 2n3 को लिखते हैं 3 ऊपर और 2 नीचे, अभी लिखना सिखाया। जब कुछ सापेक्ष नहीं होता तो वायु होती है, और वायु केस में हम इसको ऐसे लिखा छोड़ देंगे, वायु लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इसको करो ना, यहाँ पर 1n2 को करो। 1n2 केस में क्या होगा, 2 तो ऊपर, n2 ऊपर आ गया, 1 नीचे तो n1 नीचे आ गया। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ये वायु के सापेक्ष है, ये वायु के सापेक्ष है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 1n2 को n2/n1 लिख सकते हैं, जो हमने अभी इस फॉर्मूले में सीखा था। चलो बात खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से तुम एक बात देखो, n2/n1 बराबर v1/v2, उल्टा नहीं लग रहा, यानी अपवर्तनांक जो होता है अपोजिट होता है किसके, वेग के या चाल के, प्रकाश की चाल के उल्टा होता है अपवर्तनांक।
यानी प्रकाश की चाल अपवर्तनांक की उल्टी है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ गया, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसमें चाल कम होगी, उसी माध्यम में चाल क्या होगी, कम। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ये इनका आपस में संबंध है। यदि मैं किसी पड़ाव पर यह साबित कर दूं कि इस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो तुम्हें कहना चाहिए कि चाल घट जाएगी, और यदि मैं कह दूं कि इस माध्यम का अपवर्तनांक पहले की तुलना में कम है तो उसकी तुलना में चाल बढ़ जाएगी। दोबारा सुन लो, यदि मैं साबित कर दूं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका अपवर्तनांक पहले की तुलना में ज़्यादा है, तो अगर पहले की तुलना में अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उस माध्यम में चाल कम आवेगी। और यदि मैं साबित कर दूं कि पहले की तुलना में दूसरे का अपवर्तनांक कम है तो वहां पर प्रकाश की चाल ज़्यादा आएगी। ये बात समझ लो। ओके, इसको और मॉडिफाई करते हैं। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ से लेके आओ ऊपर से। हमने कल पढ़ा था स्नेल का नियम, 1n2 बराबर होता है मेरे भाई साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। इस 1n2 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v1 बटे v2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्या मसला है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जिसके लिए एंगल ज़्यादा उसके लिए चाल ज़्यादा, जिसके लिए एंगल कम उसके लिए चाल भी कम। यानी अगर मैं यहाँ लिख दूँ शॉर्ट में थोड़े तरीके से कि एंगल प्रोपोर्शनल किसका होता है, चाल। यानी कोण अगर बढ़ा तो यार चाल घटेगी। उल्टा पढ़ते हैं, अगर चाल कम होगी, किसी माध्यम में जाने के बाद प्रकाश की चाल घट गई तो वहाँ पर एंगल भी घटेगा। अगर किसी माध्यम में जाने के बाद प्रकाश की चाल बढ़ गई तो यार वहाँ एंगल भी बढ़ेगा। मतलब ये है कहने का। एक बार दोबारा सुन लो, मैं जो तुम्हें इस वाले फॉर्मूले से साबित करने जा रहा हूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। मैं उस बात को दोबारा से टेक्निकल वे में समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी समझ इतनी होनी चाहिए कि तुम इस बात को समझ पाओ कि भाई यदि किसी केस में मैं तुम्हें कहने लगूं कि यार जब यहाँ से यहाँ प्रकाश गया तो अपवर्तनांक बढ़ा, तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि सर चाल घटी, और यदि चाल घटी, चाल कम हुई तो एंगल बढ़ेगा। दूसरा, यदि मैं कहूँ यहाँ पर देखो अपवर्तनांक कम हुआ, अगर अपवर्तनांक कम हुआ तो चाल बढ़ेगी, अगर चाल बढ़ी तो यार एंगल बढ़ेगा। क्या मसला है, क्या साबित करना चाहते हैं? हमने तुम्हें कल ये कहा था कि दो चीज़ें होती है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, प्रकाश की किरण ऊपर से आई, आपतित किरण है, जानी चाहिए थी सीधी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो जब ये सीधी जानी चाहिए तो मुड़ेगी। मुड़ने के दो तरीके हैं, या तो नीचे को मुड़ सकती है ये प्रकाश की किरण, और यही प्रकाश की किरण ऊपर को भी मुड़ सकती है, यहाँ को अभिलंब की तरफ को भी मुड़ सकती है, अभिलंब से दूर भी हटती है। इसके कारण क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे इस वाली थ्योरी से आज, कि कब ये अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी, कब ये अभिलंब से दूर हटेगी। इसके लिए तुम्हें दो डायग्राम देखने पड़ेंगे। क्या है भाई, हमने ये बात को कल भी दो तरीके से समझाया था, आज भी समझाता हूँ। बहुत रिलैक्स माइंड होकर सुनेंगे सब बच्चे, बहुत आसान टॉपिक है, हार्ड नहीं है, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। वायु के बारे में बात करो, वायु विरल है, और कांच की बात करो, कांच सघन है। कैसे याद कर रखा, यह दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। वायु पतला है कांच के सापेक्ष इसलिए विरल है, और कांच गाढ़ा है वायु के सापेक्ष इसलिए सघन है। तो मैं मान सकता हूँ जो विरल है उसका अपवर्तनांक कम है, उसका अपवर्तनांक क्या है, कम, और जो सघन है उसका अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा। अब यहाँ आ जाओ, अगर किसी का अपवर्तनांक कम है उसका उल्टा होती है चाल, चाल अपवर्तनांक के उल्टा होती है, तो इस माध्यम में चाल क्या होगी, ज़्यादा, इस माध्यम में चाल क्या होगी, ज़्यादा, और इस माध्यम में चाल क्या होगी, कम, इस माध्यम में चाल क्या होगी, कम। अब यहाँ जाओ, अगर चाल कम है तो एंगल भी क्या होगा, कम, एंगल भी क्या होगा, कम, एंगल भी क्या होगा, कम। और इस वाले केस में यहाँ पर चाल ज़्यादा है तो एंगल भी होगा ज़्यादा। अब समझो बात को, ये प्रकाश की किरण मान लो 60 डिग्री के कोण पर आई, जानी चाहिए थी इसको सीधा, क्योंकि ये दूसरे माध्यम में गई, दूसरे माध्यम में जाने के बाद क्या हुआ भाई, अपवर्तनांक बढ़ा, चाल घटी तो एंगल भी घटेगा, तो एंगल पहले की तुलना में 60 नहीं आने का, 60 से कम आवेगा, इसलिए प्रकाश की किरण यहाँ मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ को, अभिलंब से दूर नहीं हटेगी। एक बार इस वाले एग्जाम्पल समझो, क्या कहता है एग्जाम्पल। ऊपर अब की बार हमने कांच ले लिया और नीचे हमने ले ली वायु, कांच और वायु। कांच के बारे में बात करें तो सघन है, कांच क्या है, सघन, और वायु क्या है, विरल। मैं कह रहा ध्यान से देखो सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कांच सघन है तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा, और वायु का अपवर्तनांक क्या है, कम। जरा ध्यान देंगे, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उस माध्यम में चाल को क्या होना पड़ेगा, कम। अगर चाल कम होगी तो एंगल भी क्या होगा, कम, एंगल भी क्या होगा, कम। नीचे आओ, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, कम, अगर अपवर्तनांक कम है तो चाल क्या होगी, ज़्यादा, चाल क्या होगी, ज़्यादा। अगर चाल ज़्यादा होगी तो एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा, एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो जरा ध्यान से, ये प्रकाश की किरण आई 60 डिग्री के कोण पर, जाना चाहिए था उसको सीधा। नियम क्या कहता है कि जब इस वाले माध्यम में जाएगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है, इसमें चाल ज़्यादा होनी पड़ेगी, चाल ज़्यादा होनी पड़ेगी तो एंगल ज़्यादा आएगा।
तो एंगल को 60 डिग्री ज़्यादा लाने के लिए अगर प्रकाश किरण को अभिलंब की तरफ को मोड़ दूँ तो 60 डिग्री से कमी आएगा। 60 डिग्री से ज़्यादा लाने के लिए इसको अभिलंब से दूर हटाना पड़ेगा, इसलिए इस वाले केस में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ये होता है हर कारण। ये है साइंटिफिक रीजन इस थ्योरी के पीछे कि कब प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ को मुड़ती है और कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। कब प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी, कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। मैं फिर कह रहा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो जानकारी है ये विशेष है कि अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो चाल क्या होगी, कम। और अकॉर्डिंग टू स्पीड या चाल हम इस एंगल को डिसाइड कर सकते हैं, एंगल कम आएगा या ज़्यादा आएगा। मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास करा, मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें जो स्नेल का नियम होता है, उसके बाद एक राशि का जन्म होता है जिसका नाम है अपवर्तनांक। हमने अपवर्तनांक को समझा, लिखने का तरीके को समझा, क्या बताता है अपवर्तनांक, क्या होता है अपवर्तनांक की वजह से क्या पता लगता है, तमाम तरह की बातें हुई। हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, कई फॉर्मूले को ड्राइव भी करा, उनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी करने का प्रयास करा। बहुत सारे बेसिक तथ्य आज हमने अपवर्तन की घटना के बारे में सीखने का प्रयास करा। मैंने भी चीज़ों को एक से अधिक बार बताने का प्रयास करा। जब चीज़ें समझ में आई है वेरी गुड, जिसके समझ में नहीं आई है वो एक बार दोबारा से फिर वीडियो को देखेगा और समझने का प्रयास करेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। यहाँ से आगे की जानकारी हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।